Geopolitical debt trap sounds like a country level topic. It feels like something that happened between government, central bank, oil exporters, global powers and war zones. लेकिन देखो जब मोदी जी पब्लिक को बोलते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कम करो, कारपूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करो और गोल्ड परचेज पोस्टपोन करो, दैट इज नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल एडवाइस, दैट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर इंडिया फॉरेक्स प्रेशर। यानी कंफ्लिक्ट बॉर्डर पर होता है, ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में मूव करते हैं, रूपी प्रेशर में आता है और बिल आपकी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एनएवी, एफडी रिटर्न और रिटायरमेंट पोर्टफोलियो पर आता है। अब सवाल ये है कि एक कंफ्लिक्ट जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है वो आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को कैसे हिट करता है। आज हम वही चेन डिकोड करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। फर्स्ट, हाउ अ ग्लोबल conflict travel from oil prices to rupee, inflation, interest rate, and finally your mutual fund NAV. Second, how a normal rupees 10 lakh portfolio can lose rupees 10,000 to rupees 15,000 in a few days even without any bad company result. How to protect your portfolio through asset allocation, debt duration, emergency fund, gold hedge and rebalancing discipline. Yani this video is not about predicting war. This video is about preparing your money for global shocks. Most investors think their portfolio moves only because of company results. Company का profit बढ़ा, stock ऊपर गया. बैंक का NPA बढ़ा, stock नीचे आया. SIP चल रही है, long term wealth create हो रही है. बेसिक लेवल पर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 2026 में एक और लेयर ऐड हो चुकी है एंड दैट इज जियोपॉलिटिकल रिस्क। ऐसे समझो, इफ टेंशन राइजेस इन वेस्ट एशिया, द फर्स्ट इम्पैक्ट कम्स ऑन क्रूड ऑयल, oil becomes expensive, India's import bill rises, dollar demand goes up, rupee comes under pressure, imported inflation increases, inflation put pressure on interest rate and bond yield. When yield rises, equity valuation compress. यानी जो conflict आप न्यूज में देख रहे थे वो स्टेप बाय स्टेप आपकी म्यूचुअल फंड एनएवी तक ट्रेवल कर चुका होता है। दिस इज द इनविजिबल टैक्स ऑन वेल्थ। गवर्नमेंट ने आपसे डायरेक्टली टैक्स नहीं लिया, लेकिन इन्फ्लेशन, वीक रूपी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी साइलेंटली रिड्यूस योर परचेजिंग पावर। ऐसे समझो एक सैलरीड इन्वेस्टर है रोहित। रोहित हर महीने 25,000 की एसआईपी करता है। हिज टोटल पोर्टफोलियो इज रुपीज 10 लाख। 4 लाख लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, 2 लाख मिड कैप म्यूचुअल फंड में, 1 लाख स्मॉल कैप फंड में, 2 लाख डेट फंड में और 1 लाख गोल्ड ईटीएफ में। रोहित थिंक्स हिज पोर्टफोलियो इज मोस्टली लिंक्ड टू इंडियाज इकोनॉमी, लेकिन मंडे मॉर्निंग ही ओपन्स अप हिज इन्वेस्टमेंट एप्स। लार्ज कैप फंड रेड है, मिड कैप फंड डीपर रेड है, स्मॉल कैप और ज्यादा रेड है, डेट फंड फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव है, गोल्ड ईटीएफ ग्रीन है। Rohit gets confused because no company result came yesterday, no budget announcement happened, and no RBI policy came. Then why did the portfolio fall? The answer is not hidden in a company balance sheet. The answer is hidden on the global map. Oil jumped, rupee weakened, foreign investor moved to risk off mode. Global bond yield hardened. Now let us put number to this. On one such global shock day, assume Nifty falls around 1.26%, mid cap fall around 1.6% and small cap fall around 2.1%. Rohit ka 4 lakh large cap allocation falls 1.26%. So the loss is around 5,000 rupees. His 2 lakh mid cap allocation falls 1.6%. So the loss is around 3,200. His 1 lakh small cap allocation falls 2.1%. So the loss is around 2,100. यानी इक्विटी साइड अलोन कैन शो यू अराउंड 10,000 लॉस इन वन शार्प ग्लोबल शॉक। रोहित विल ओपन हिज ऐप एंड थिंक कंपनी रिजल्ट तो आया ही नहीं, पोर्टफोलियो गिरा क्यों आखिर? द आंसर इज सिंपल, कंपनी ने कुछ नहीं किया, ग्लोबल रिस्क ने वैल्यूएशन को कंप्रेस कर दिया। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज रोहित थॉट ही बॉट म्यूचुअल फंड, रियलिटी में ही जस्ट बॉट अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया के केस में ये चेन और इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, लेकिन एनर्जी के केस में वी आर स्टिल हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड क्रूड। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी इज अराउंड 88%, यानी पेट्रोल, डीजल, एविएशन, लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोर इनपुट बाहर से आता है। क्रूड ऑयल इज नॉट पेड इन रुपीज, इट इज पेड इन डॉलर। इसलिए जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, इंडिया नीड्स मोर डॉलर। डॉलर डिमांड राइजेस, रुपी प्रेशर में आता है और इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। Now same story happens with gold. India culturally loves gold, लेकिन मैक्रो लेवल पर गोल्ड इंपोर्ट क्रिएट्स डॉलर आउटफ्लो। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट वर अराउंड 71.98 बिलियन डॉलर, यानी रफली 6 लाख करोड़ के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ओनली ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि वॉल्यूम टर्म्स में गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है, बट गोल्ड प्राइसेस रो सो मच दैट द इंपोर्ट बिल इज स्टिल टच द रिकॉर्ड लेवल। यानी हाउसहोल्ड में हैव बॉट लेस क्वांटिटी ऑफ गोल्ड बट द कंट्री स्टिल पेड अ मच बिगर डॉलर बिल। इसलिए मोदी जी का गोल्ड, फ्यूल, फॉरेन ट्रेवल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट वाला मैसेज रैंडम नहीं था बिल्कुल। इट वाज अ मैक्रो लेसन दैट इंडिया नीड्स टू कंजर्व इट्स फॉरेक्स। अब एक बार क्रूड और रुपी का कनेक्शन समझो। इफ रुपी मूव्स फ्रॉम रुपीज 94 टू रुपीज 96 पर डॉलर, देन इंपोर्टेड क्रूड बिकम्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इवन इफ द डॉलर प्राइस ऑफ क्रूड डज नॉट चेंज मच। गवर्नमेंट की ओएमसी लॉसेज देखती है अपने, आरबीआई इन्फ्लेशन देखता है, मार्केट वैल्यूएशन देखती है, बट ओरिजिन सेम है सबका, क्रूड ऑयल प्लस रूपी।
Weak rupee means imported inflation risk. Inflation risk means rate cut delay risk. Rate cut delay means bond yield pressure, and bond yield pressure means equity valuation pressure and debt fund NAV pressure. यानी फॉरेक्स प्रेशर सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इट बिकम्स हाउसहोल्ड इन्फ्लेशन, देन इट बिकम्स इंटरेस्ट रेट प्रेशर, एंड फाइनली इट बिकम्स पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एंड दैट इज जियोपॉलिटिकल डेट ट्रैप। This is not at all some filmy conspiracy. ऐसे समझो, a country is already managing infrastructure spending, subsidies, welfare, interest payments and fiscal deficit. Now suddenly a conflict begins. Oil becomes expensive, insurance cost of shipping rises, defense spending increases, currency weakens, import becomes expensive. Now the government has three choices. It can raise taxes, it can cut spending, or it can borrow more. Many countries choose the third option, which is more borrowing. लेकिन जब किसी भी कंट्री की बोरोइंग बढ़ती है, बॉन्ड मार्केट आस्क वन क्वेश्चन, हाउ रिस्की इज इट गोइंग टू लेंड दिस कंट्री नाउ? इफ रिस्क राइजेस, यील्ड राइजेस, व्हेन यील्ड राइजेस, ओल्ड बॉन्ड प्राइसेस फॉल। यही रीजन है कि समटाइम इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स व्हिच पीपल थिंक आर कंप्लीटली सेफ कैन बिहेव लाइक वॉलेटाइल एसेट इन शॉर्ट टर्म। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड का क्रेडिट रिस्क लो हो सकता है, लेकिन प्राइस रिस्क जीरो नहीं होता, स्पेशली इन लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड। इसलिए ग्लोबल टेंशन सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर को हिट नहीं करता, डेट फंड इन्वेस्टर भी इंपैक्टेड फील करता है। दैट इज अ पर्सनल पोर्टफोलियो वर्जन ऑफ अ डेट ट्रैप। डेट फंड में भी ये इंपैक्ट विजिबल होता है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक डेट फंड मीन्स एफडी लाइक स्टेबिलिटी, बट डेट फंड एफडी नहीं होती। ऐसे समझो, रोहित के 2 लाख एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में है। इफ दैट फंड हैज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 5 years एंड बॉन्ड यील्ड राइज बाय जस्ट 0.50%, then approximately price can be impacted by 5 multiplied by 0.50%, that comes to around 2.5%। यानी 2 लाख पर आपका पेपर पर लॉस 5,000 तक का हो सकता है। Now compare this with a short duration fund. If duration is around 1.5 years, the same 0.5% yield rise creates approximate impact of 0.75%. यानी 2 लाख पर आपका लॉस अराउंड 1500 हो सकता है। सेम डेट कैटेगरी, सेम इन्वेस्टर, सेम इंटरेस्ट रेट शॉक, बट वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट। सो डेट फंड सेफ हो सकते हैं, बट डेट फंड रिस्क फ्री नहीं। द रियल रिस्क इज नॉट जस्ट वेदर इट इज डेट फंड और इक्विटी फंड, द रियल रिस्क इज ड्यूरेशन कितनी है उस बॉन्ड की। अब इसको एक क्लीन चेन में समझते हैं। स्टेप 1, conflict start in a strategic region. This can be West Asia, Red Sea, Black Sea, South China Sea, Strait of Hormuz, or any important trade and energy corridor. Step 2, shipping route becomes risky, insurance cost rises, freight cost rises, and delivery time rises. Step 3, commodities become volatile. Oil हो, gas हो, fertilizer हो, metals हो या edible oil हो, they can move very sharply. Step 4, central banks become very cautious. If oil pushes up inflation, rate cuts may get delayed. Step 5, foreign investor reduces risk. Money moves out of emerging market and shift towards safer dollar assets. Step 6, rupee comes under pressure. Step 7, इंडियन इक्विटी सेक्टर रिएक्ट्स डिफरेंटली। यानी मार्केट का मैसेज क्लियर होता है, इंडियाज पोर्टफोलियो इज नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल ऑयल मैप। नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज, आपका म्यूचुअल फंड पर इसका इम्पैक्ट कैसे आता है? फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इफ क्रूड इज हाई, रुपी इज वीक एंड फॉरेन इन्वेस्टर आर सेलिंग, then large cap and mid cap valuation come under pressure. Second, sector funds. Airline, paints, chemical, logistic, tires and auto ancillaries can get hit because fuel, crude derivative or raw material cost increases. Third, debt fund. If global yields rise and India faces inflation pressure, long duration debt fund can become volatile. Fourth, international fund. If dollar becomes strong, India's investor may get currency benefit. लेकिन अगर global equity fall at same time, then underlying NAV can still under pressure. फिफ्थ, गोल्ड एक्सपोजर. गोल्ड कैन एक्ट एज अ हेज ड्यूरिंग क्राइसिस, लेकिन कंट्री लेवल पर एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट पुट प्रेशर ऑन फॉरेक्स। यानी इन्वेस्टर के लिए गोल्ड हेज है, बट कंट्री के लिए एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट प्रेशर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड यहाँ एक गार्ड रेल जरूरी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क को स्टॉक टिप में कन्वर्ट करना डेंजरस होता है। आज डिफेंस स्टॉक ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी वैल्यूएशन इज जस्टिफाइड। आज गोल्ड ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं कि एंटायर पोर्टफोलियो गोल्ड में शिफ्ट कर दो। मार्केट मैकेनिज्म समझना है, प्रेडिक्शन गेम नहीं खेलना हमें। नाउ लेट अस कंबाइन दिस इनटू वन सिंपल 10 लाख पोर्टफोलियो एग्जांपल. रोहित has 4 lakh large cap equity, 2 lakh mid cap equity, 1 lakh small cap equity, 2 lakh debt fund and 1 lakh gold ETF. One geopolitical shock happens, large cap fall around 1.26%, mid cap fall around 1.6%, small cap fall around 2.1%, debt fund take a small duration hit, gold may cushion some damage. On equity side alone, Rohit sees around 10,000 loss. If debt fund also take a small duration hit, his total portfolio movement can easily look like somewhere 12,000 to 15,000 in just a few days. And this is not because Rohit made a bad investment, this is because his portfolio is connected to oil, dollar, bond yields, फॉरेन फ्लोज एंड ग्लोबल रिस्क एपिटाइट. यानी पोर्टफोलियो का रिस्क सिर्फ कौन सा फंड लिया नहीं होता, पोर्टफोलियो का रियल रिस्क है आपका मनी ग्लोबल शॉक को कैसे एब्जॉर्ब करेगा. नाउ द रियल क्वेश्चन इज पोर्टफोलियो को हम फ्यूचर प्रूफ कैसे करें. फर्स्ट, यूज जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन.
Normal diversification means equity, debt, gold, and cash. Geopolitical diversification means your portfolio should not be overloaded on just one global risk. For example, your job is linked to IT export, your portfolio is IT heavy, and your international fund is also US check heavy. आपको लग रहा है डाइवर्सिफिकेशन है, बट रिस्क क्लस्टर सेम हो सकता है. सेकंड, अंडरस्टैंड डेट फंड ड्यूरेशन. डेट फंड एफडी नहीं होती. If you hold long duration fund, interest rate movement can impact your NAV. Third, keep a separate emergency fund. If every market fall forces you to stop SIP or redeem at a loss, then the problem is not the market volatility, the problem is cash planning. Fourth, create a rebalancing rule. If your target equity allocation is 60% and market rally takes it to 70%, book some gains with discipline. If crash brings it down to 50% and your goal is long term, then instead of panic selling, rebalance calmly. Fifth, treat gold like insurance, not a lottery ticket. A 5 to percent strategic hedge is one thing. Fear में 40% gold hold कर देना is completely different thing. Do not convert every headline into portfolio action. Every conflict does not create permanent damage. Some shocks are temporary. इन्वेस्टर का काम है टेम्परेरी शॉक और स्ट्रक्चरल चेंज में डिफरेंस समझना. तो यहाँ तक हमने देखा कि जियोपॉलिटिक्स मैप पर स्टार्ट होती है बट पोर्टफोलियो पर एंड होती है. कंफ्लिक्ट ऑयल को मूव करता है, ऑयल इंपोर्ट बिल को मूव करता है, इंपोर्ट बिल रुपी को मूव करता है, रुपी इन्फ्लेशन को मूव करती है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को मूव करता है, रेट इक्विटी वैल्यूएशन और डेट फंड एनएवी दोनों को मूव करते हैं. एंड फाइनली द नॉर्मल इन्वेस्टर आस्क, मेरा म्यूचुअल फंड क्यों गिरा भाई? ये स्टोरी मार्केट क्रैश की नहीं है, ये स्टोरी कनेक्टेड वर्ल्ड की. इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, लेकिन ग्रोथ का फ्यूल स्टिल ग्लोबल सिस्टम से लिंक है. इसलिए जब प्रधानमंत्री फॉरेक्स सेविंग की बात करते हैं, दैट इज नॉट ओनली अ नेशनल इकोनॉमी इशू, दैट इज इनडायरेक्टली अ हाउस होल्ड पोर्टफोलियो डिसिप्लिन इशू. और सबसे बड़ी बात ये है, जियोपॉलिटिकल रिस्क को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना पॉसिबल है. जियोपॉलिटिक्स का आंसर प्रिडिक्शन नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का आंसर प्रिपरेशन है. दिस वीडियो इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एसेट क्लास. दिस इज अ फ्रेमवर्क, ताकि नेक्स्ट टाइम दुनिया के किसी कॉर्नर में कंफ्लिक्ट हो, आप सिर्फ हेडलाइन न देखो, आप ये समझो कि वो हेडलाइन आपके पैसों तक किस रूट से ट्रेवल करेगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस. थैंक यू.